चलिए कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन है एमसीक्यूज, इसको एक्सप्लेनेशन के साथ हम समझेंगे और ये यूट्यूब पे भी जाने वाला है। ठीक है, ये यूट्यूब पे भी डलेगा। मैं सोचा कि इसको आज एक यूट्यूब पे वीडियो डलाइए, उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस जरूर करें। उसके अलावा ये सेशन भी मैं सोचा कि इसमें आपके कोर्स में ले देता हूँ, तो आपकी पहले तैयारी हो जाएगी। एनालॉग कंप्यूटर में यहाँ पे सवाल है, इसमें आपको सही जवाब ढूंढना है कि एनालॉग कंप्यूटर में क्या सही है। अब ये देखो 4 ऑप्शन है। एनालॉग इन एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉजी नहीं, एनालॉग कंप्यूटर इनपुट इज फर्स्ट कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्म, इनपुट इज नेवर कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्म, आउटपुट इज डिस्प्लेड इन डिजिटल फॉर्म, ऑप्शन ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो ये देखो एनालॉग कंप्यूटर वो कंप्यूटर है जिसमें डेटा को एनालॉग फॉर्म में ही लिया जाता है और प्रोसेस भी वैसी करते हैं। ठीक है, प्रोसेस भी वैसी करते हैं, डिजिटल का कोई भी रोल नहीं रहता है। तो यही लिखा हुआ, इनपुट को कभी भी डिजिटल रूप में कन्वर्ट नहीं किया जाता, यही सही है। एनालॉग कंप्यूटर में इनपुट इज नेवर कन्वर्टेड इनटू व्हाट, डिजिटल फॉर्म। तो उसमें डेटा को कैसे लेते हैं, एनालॉग फॉर्म में ही लेते हैं और वैसे ही प्रोसेस करते हैं। जैसे कोई भी हो, एक स्पीडोमीटर काम कर रहा है, मान चलो एक स्पीडोमीटर है, एनालॉग स्पीडोमीटर गाड़ी में लगता है नहीं, तो भी एक कंप्यूटर सिस्टम जैसे ही काम कर रहा है। ठीक है, तो एक एनालॉग स्पीडोमीटर है, तो भैया अगर रेस बढ़ेगा 60 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, 60 से 70 हो गया, तो ऐसा नहीं कि वो पहले 0 और 1 में कन्वर्ट हो। डिजिटल फॉर्म का मतलब है कि हर एक चीज बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट हो, 0 1 में कन्वर्ट हो, तो ऐसा नहीं हो। तो डायरेक्ट 60 70 यही नंबर दिखाएगा, वैसे ही प्रोसेस होगा, वैसे ही शो होगा सारा चीज। ठीक है, तो एनालॉग कंप्यूटर में डिजिटल फॉर्मेट का कोई भी रोल नहीं होता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। क्लियर? एक बी सही जवाब है बिल्कुल। चलिए, तो इसके डिजिटल स्पीडोमीटर, थर्मोमीटर, ये सब उदाहरण हो सकते हैं। इसमें तीनों काम याद रखना, इसमें ही लिख सकते हो। एनालॉग कंप्यूटर में एक चीज ऐड कर सकते हो, इनपुट हो गया, प्रोसेसिंग हो गया और आउटपुट हो गया। तीनों किस में होते हैं? एनालॉग सिग्नल में। एनालॉग सिग्नल में ही होते हैं, डिजिटल सिग्नल नहीं होता, डिजिटल फॉर्मेट नहीं होता। इतनी सी बात क्लियर? आगे बढ़ते हैं। किस प्रोटोकॉल का उपयोग जीमेल या याहू या हॉटमेल संदेश प्राप्त करने के लिए किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू रिसीव जीमेल और याहू या हॉटमेल मैसेज? अभी ईमेल वाला चैप्टर मैंने कराया, ईमेल वाला टॉपिक बताया, उसमें 3 प्रकार के प्रोटोकॉल यूज होते हैं करके मैंने बताया था। एक था आपका SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एक POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 और एक IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ये जो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ये ईमेल भेजने के लिए यूज होता है और ये दोनों रिसीव करने के लिए यूज होता है। अब वो ईमेल जीमेल के थ्रू हो, याहू के थ्रू हो, हॉटमेल के थ्रू हो, ये तो सर्विस प्रोवाइडर है। गूगल हो गया, याहू हो गया, हॉटमेल हो गया, तो सर्विस प्रोवाइडर है। मेन सारे के सारे ईमेल की सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बहुत बढ़िया आंसर सभी का डी, बोथ ऑप्शन 2 और 3 आर करेक्ट। सिंपल मेल तो भेजने के लिए हो गया, ये दोनों यूज होता है, तो ऑप्शन 2 और 3 करेक्ट हैं। ठीक है, ये सब क्या है अगर पूछा जाए तो ये सब इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है ना, इंटरनेट के स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल हैं। इस बात को आप याद रखेंगे। किस रंग के पोर्ट को USB 3.0 कहा जाता है? इस टाइप के सवाल पूछे नहीं गए हैं, लेकिन पूछे जा सकते हैं। आप कभी देखना, आप कभी कोई सोचो, एग्जामिनर हर कोई ना मेहनत से बचना चाहता है, हर कोई मेहनत से बचना चाहता है, कॉपी पेस्ट मार देते। छत्तीसगढ़ के सवाल को छोड़कर, छत्तीसगढ़ का जो जीके है वो उसके MCQs आपके दूसरे किसी एग्जाम में नहीं देखने को मिलेंगे। लेकिन आप कोई सा भी पेपर उठाओ, पेपर दिला क्या ना, क्वेश्चन को हूबहू लिखना, गूगल में सर्च करना, वो किसी ना किसी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, किसी ना किसी वेबसाइट पे पहले से डले रहेगा। इससे ये समझ आता है, क्योंकि मैं कई सालों से देख रहा हूँ, कई सालों से आके एनालिसिस करते हैं किसी न किसी वेबसाइट पे, बट वो रैंडम पिकअप करते हैं। तो कंक्लूजन यहाँ से ये समझ आता है कि कोई भी, चाहे कंप्यूटर में हो, मैथ्स में हो, रीजनिंग में हो, इसमें कोई भी नया क्वेश्चन कोई फ्रेम नहीं करता है। सब एज इट इज पुराने दूसरे एग्जाम के क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट मार देते हैं। छत्तीसगढ़ में भी बस थोड़ा सा मेहनत करते हैं और उससे अलावा कुछ नहीं, बाकी सारे में कॉपी पेस्ट मारते हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चन है ना, दरअसल खुद मैं कॉपी पेस्ट मार रहा हूँ, दूसरे इधर उधर एग्जाम में जो पूछे हैं उसको डलवा दिए भाई, हिंदी इंग्लिश दोनों उसमें। ठीक है, लेकिन ये संभावना बन सकती है कि कभी भी पूछा जाए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन कभी बने नहीं,
तो हो सकता है कि आपसे नहीं पूछे। मैं इसको लाइन से याद करा देता हूँ, जितने भी पोर्ट है ना उसको आपको लिखा देता हूँ। तो सबसे पहले एक वाइट यूएसबी है, वाइट यूएसबी पोर्ट, वाइट सफेद वाला वाइट यूएसबी पोर्ट। तो ये आपका यूएसबी 1.x के नाम से आता है, 1.x 1.0 नहीं, यूएसबी 1.x, ठीक है। फिर एक ब्लैक यूएसबी होता है, ब्लैक यूएसबी पोर्ट, ये आपका यूएसबी 2.0 के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये सब स्पीड के आधार पे अलग अलग कैटेगरी है, व्हाइट यूएसबी, ब्लैक यूएसबी। उसके बाद आपका रेड यूएसबी लेना, नहीं रेड नहीं, टील ब्लू कर लेते हैं पहले, टील ब्लू यानी कि थोड़ा नीला, और चैती नीला, कैसा चैती है पता नहीं, टील ब्लू यूएसबी पोर्ट। तो ये आपका यूएसबी 3.1 के नाम से जाना जाता है। एक रेड यूएसबी मिलेगा, रेड यूएसबी पोर्ट, ये 3.2 रहता है, यूएसबी 3.2। तो ये यूएसबी अलग अलग कैटेगरी है, और जो यूएसबी 3.0 है ना, ये मतलब थोड़ा हायर डेटा ट्रांसफर रेट कैटेगरी के अंदर आता है, मतलब स्पीड रहता है, डेटा ट्रांसफर काफ़ी तेज होता है। तो यूएसबी 3.0 किसको बोला जाएगा? अच्छा 3.0 वाला बताए नहीं, 3.0 खाली ब्लू है, ब्लू यूएसबी पोर्ट, ये इसको क्या बोलते थे, यूएसबी 3.0। तो ये 5 पोर्ट का नाम मैंने बताया, इसको याद रखेंगे। व्हाइट यूएसबी पोर्ट का नाम यूएसबी 1.x, ब्लैक यूएसबी को यूएसबी 2.0, ब्लू यूएसबी को यूएसबी 3.0, टील ब्लू यूएसबी 3.1 और रेड यूएसबी 3.2 है। ये अलग अलग पोर्ट हैं और स्पीड धीरे धीरे बढ़ते जाती है, ठीक है। सबका ट्रांसफर रेट, वो जो आप बोल रहे हो ना, वो वहां से इसलिए ज्यादा आता है भविष्य, क्योंकि वो भी दूसरे जहां जहां एग्जाम से आता है वहां से वो टेस्ट सीरीज बना देता है, क्वेश्चन बना देता है, ठीक है। तो अलग अलग एग्जाम से लिया गया क्वेश्चन ही रहता है, ठीक। जैसे मैं पॉलिटी के लिए अगर मैं कोई बुक लिस्ट बता रहा हूँ या मैं कोई कंटेंट पढ़ा रहा हूँ, तो उसके लिए मैं अगर कोई आधार बताता हूँ, कोई बुक लिस्ट बताता हूँ, तो वो इसीलिए क्योंकि कई सालों का अनुभव हो गया कि वहाँ से क्वेश्चन टापते हैं। जैसे मैं घटना चक्र, पॉलिटी का जो घटना चक्र है उसके बारे में मेंशन करता हूँ मैं, ठीक है। अब आपको लगेगा कि यार वैसा टाइप का पैटर्न तो सीजीपीएससी में रहता, भले नहीं रहता होगा, लेकिन जो पॉइंट्स है वहाँ से उठाते हैं, पॉइंट्स वहीं से उठाते हैं, वो उस अच्छे लेवल के कैटेगरी का क्वेश्चन रहता है। आजू बाजू दूसरे पीएससी के एग्जाम के क्वेश्चन टाप दिए रहते हैं, उसमें पॉइंट्स वहीं पे उठाते हैं, 7-8 पॉइंट लिख देंगे, इसमें 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, कौन कौन सा सही है वो बताइए, इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, ठीक। चलो वह कौन सा प्रोटोकॉल है, चौथा नंबर का क्वेश्चन, वह कौन सा प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग सर्वर से फाइल डाउनलोड करने के लिए किया जाता है? तो ये अपलोड और डाउनलोड दोनों के लिए यूज होता है। फिलहाल मुझे बता दो आंसर क्या है, बहुत आसान सवाल है, आप सबका फुल फॉर्म ही देखोगे तो ही उसमें समझ आ जाएगा। बताइए, ये बता रहे हैं एक किसका ये है, 4 का ये, चलो ठीक है। चलिए एडी एडी एडी, देखो जो डी बता रहे हैं उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्या कंफ्यूजन नहीं, ये जो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है ना, ये भी अपलोड करने के काम आता है, ठीक है, या डॉक्यूमेंट सेंड सब करने के लिए, अपलोड डाउनलोड करने के लिए। लेकिन जो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ये क्या लिखा हुआ, कौन सा प्रोटोकॉल जिसका उपयोग सर्वर से फाइल डाउनलोड करने के लिए किया जाता है? तो पीसी से, मतलब किसी का भी पीसी हो, कोई भी पीसी फाइल है, पीसी फाइल वहां से सर्वर क्लाइंट, ये ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है, ठीक है। यूज फॉर ट्रांसफर पीसी फाइल फ्रॉम अ सर्वर टू क्लाइंट, ठीक है, और सर्वर टू क्लाइंट, किसी भी पीसी फाइल को सर्वर से क्लाइंट के पास भेजने के लिए ये काम आता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आप जो एचटीटीपी बता रहे हैं ना, ये हाइपर मीडिया डॉक्यूमेंट ट्रांसफर करने के काम आता है। क्या बोला? हाइपर मीडिया, हाइपर मीडिया, तो शब्दों पर ध्यान जरूर देंगे। ये क्या लिखा हो, जिसका उपयोग सर्वर से फाइल डाउनलोड करने के लिए किया जाता है, तो वो ऑप्शन FTP होगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका सही आंसर ये है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल वाले नहीं है, हाइपर मीडिया फाइल। बोले सर हाइपर मीडिया फाइल बोले कैसे? तो जो HTML में हो, ठीक है, इतना याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये खैर यूट्यूब पे भी जाएगा इसलिए है, बाकी जो खरीद लिए होंगे उनके लिए कोई नहीं। हाँ, जो टेस्ट सीरीज परचेस करना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज में मनीष सर एक्सप्लेनेशन भी दिए हुए हैं। यमीन पटवारी का टेस्ट सीरीज है, ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। 5 फुल लेंथ टेस्ट हैं, 20 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हैं और वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ हैं। तो एक क्वेश्चन के पीछे कई आपको उसका कंटेंट मिल जाएगा। ये अमीन पटवारी का रिकॉर्डेड प्लस लाइव बैच, जो कोर्स में देख रहे हैं उनके लिए है नहीं, बट जो यूट्यूब पे देख रहे हैं उनके लिए है। ये किसी प्रकार से दिक्कत होने पे 8770123687 इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। बाकी बाजू में सारा डिटेल दिख रहा है, एप्लीकेशन से भी आप डायरेक्ट परचेस कर सकते हो। 5वां क्वेश्चन देखो, जीमेल में जब आप एक मैसेज प्राप्त करते हैं इन जीमेल, व्हाट डू यूज व्हेन यू रिसीव अ मैसेज एंड वांट टू सेंड द मैसेज टू समवन नॉट ऑन टू और सीसी लाइन। जीमेल जब आप एक मैसेज प्राप्त करते हैं और किसी ऐसे व्यक्ति को मैसेज भेजना चाहते हैं जो टू या सीसी लाइन पर नहीं है, तो आप उसे क्या उपयोग करते हैं? समझना बात को क्या बोलना चाह रहा है। मैं इसको आपको मोबाइल यूज करके दिखाता हूं, इजीली समझ आ जाएगा, क्योंकि ये ईमेल वाला सेक्शन ना काफी काम आता है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे कंपोज आया, कंपोज में ना ये जो फ्रॉम सेक्शन है इसमें ईमेल आईडी आपको ऑटोमेटिक डल जाता है बाय डिफॉल्ट। आप जिस ईमेल आईडी लॉगिन करेंगे ना, तो अगर इस टाइप के भी सवाल पूछे बाय डिफॉल्ट ये फ्रॉम वाला सेक्शन भरा जाता है। एक सवाल शायद है भी इसमें ये 2 सेक्शन में आप ये राइट साइड से एरो दबाएंगे ना, वहां दिखे नहीं दिखे पता नहीं, 2 सेक्शन। तो ये जो 2 सेक्शन होता है वो प्राइमरी रेसिपेंट के लिए होता है, मतलब सबसे पहले मुझे जिसको भेजना है, सबसे पहले जिसको भेजना है वो 2 सेक्शन में। ठीक, फिर ये सीसी और बीसीसी, बोले ये क्या है सर, गालीले टाइप का लग रहा है। नहीं, सीसी मतलब कार्बन कॉपी, बीसीसी मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी, मतलब जो प्राइमरी रेसिपेंट है उनके अलावा भी आप किसी और को भेजना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो सीसी और बीसीसी में डाल सकते हो आप। बोले सर फिर अंतर क्या है सीसी और बीसीसी में? कार्बन कॉपी, सीसी में अगर आप कोई 4-5 नाम डाल दिए तो सबको मालूम रहेगा कि भैया ये मैसेज मेल किसको किसको गया है। बीसीसी वाले में किसी को मालूम नहीं चलेगा कि मेल किसको गया है। उसके अलावा अच्छा, एक स्टूडेंट ने पूछा था सीसी और बीसीसी दोनों भर सकते हैं क्या? भर सकते हो, टाइप हो गया था। ठीक है, अब ये मैसेज मैंने भेज दिया, अब कोई मैसेज आया है और जो सीसी बीसीसी सेक्शन में नहीं है, उसके लिए क्या, जैसे मैं कोई इनबॉक्स, ये बजाज लाइफ कस्टमर केयर का, ठीक, अब ये मैसेज आया भैया, अब मैं रिप्लाई करूंगा, ये किसी को इनबॉक्स आया मैसेज है ना, अब मैंने 4-5 लोगों को, खैर मैं गाड़ी की वजह से कुछ प्रॉब्लम हुआ था तो मैंने ईमेल डाला था, सब जगह शिकायत कर दिया, बोला ठीक है। अब ये मैसेज आया, मैं अगर यहाँ पर रिप्लाई करूँ तो ये रिप्लाई उन सब को जाएगा जिनको जिनको मैंने मैसेज किया है, ठीक, लेकिन इसके अलावा मैं किसी और को भेजना चाह रहा हूँ, बोले अपने एडवोकेट को भेजना चाह रहा हूँ, बोले ये देखो ये रिप्लाई आया केस ठोको, बोले क्या दबाऊंगा, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड करके उनके पास भेज दूंगा। तो ये सवाल का मतलब ये है जो मैं प्रैक्टिकली पूरा बता दिया, आपको एक्सप्लेन कर दिया। क्लियर क्या? चलो, जब आप एक मैसेज प्राप्त करते हो और किसी दूसरे को भेजना चाह रहे हैं, फॉरवर्ड दबा दीजिए। लेकिन मैं ये इसलिए डिटेल में बताया कि आप हो सकता है कंफ्यूज ना हो जाए। 2 मतलब प्राइमरी रेसिपिएंट में रहेगा या सीसी लाइन पर नहीं है, तो कैसे दूसरे उसको दूसरे को भेजेंगे? फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है, किस शॉर्टकट का प्रयोग एमएस एक्सेल में पूरे कॉलम को चुनने के लिए किया जाता है? कॉलम, ये देखो ऐसे डब्बा डब्बा जो बने रहता है ना, उसको पहले जान लो कि उसको हम क्या बोलते हैं। या आप एमएस एक्सेल में खोल के देखोगे, इस टाइप के डब्बे डब्बे बने रहते हैं। ये डब्बे डब्बे दरअसल क्या है? सेल है। ये सारे डब्बे क्या है? सेल हैं। सारे डब्बे क्या है? सेल हैं। इस टाइप का जो रो कॉलम से मिलकर बना होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? स्प्रेडशीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्प्रेडशीट। तो स्प्रेडशीट का ये एक उदाहरण है एमएस एक्सेल। बोले सर ये सब मालूम है, थोड़ा काम का चीज बताओ। ओके, तो जो क्वेश्चन है उसका बात करते हैं। ये बेसिक जानकारी था। जिस सेल में भी हम काम कर रहे हैं वो सेल एक्टिव सेल कहलाएगा। जैसे मैं यहाँ कर्सर रख दिया या यहाँ पे कुछ टाइप कर रहा हूँ, ये एक्टिव सेल कहलाएगा। कौन सा सेल कहलाएगा? एक्टिव सेल। अब देखो रो मतलब क्या? रो मतलब ये वाला हिस्सा, ये सारे रो हैं। ठीक है, ये सारे क्या हो गए? रो हो गए। ठीक है, रो और कॉलम। जैसे मान के चलो B5, ये वाला आपका सेक्शन हो गया B5। अब अगर मैं B5 को पूरा एंटायर सेलेक्ट करना चाह रहा हूं पूरे, अच्छा ये कॉलम को बोला, ठीक है, मान चलो किसी रो को सेलेक्ट करना चाह रहा हूं, कॉलम को सेलेक्ट करना चाह रहा हूं, मैं दोनों बता देता हूं आपको। पूरे रो को सेलेक्ट करना हो तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या है? रो मतलब इधर वाला, ये वाला। जैसे इस पर काम कर रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि भैया पूरा रो सेलेक्ट हो जाए, या इस कॉलम ये उसको पूरा सेलेक्ट करना चाह रहा हूं। कॉलम मतलब ये खड़ी खड़ी वाला, ठीक है, क्षैतिज और स्तंभ बोलते हैं इसको।
हिंदी में। तो रो और कॉलम, अगर भैया मुझे रो को सेलेक्ट करना है, कॉलम को करना है, तो याद रखना शिफ्ट प्लस, एक मिनट, शिफ्ट प्लस स्पेस बार रो का है, शिफ्ट प्लस स्पेस बार, ये शिफ्ट प्लस स्पेस बार, और इसमें आपका आएगा कंट्रोल प्लस स्पेस बार। तो स्पेस बार का यूज जरूर होता है, स्पेस बार का यूज होता है, लेकिन एक में कंट्रोल होता है, एक में शिफ्ट होता है। कैसे याद रखना, कंफ्यूजन कैसे दूर रखना, सी वाला सी के साथ यूज होता है, कंट्रोल कॉलम में यूज होता है, तो सी वाला सी के साथ यूज होता है, इतना आप याद रखेंगे। और स्पेस बार रो वाला स्पेस बार। इसके अलावा अगर रो प्लस कॉलम दोनों को आपको सेलेक्ट करना है, रो प्लस कॉलम दोनों को सेलेक्ट करना है, तो कहीं पे भी किसी भी सेक्शन में जाके आप कंट्रोल प्लस ए दबाएंगे, ए फॉर ऑल, ए रिप्रेजेंट करता है ऑल को, तो कहीं पे भी जाके आप किसी भी टेबल में किसी भी सेल में आप कंट्रोल प्लस ए दबाएंगे तो पूरा रो और कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक, इतनी सी बात समझ आई। और जैसे एक और तरीका बता रहा हूं, ये वाला रो आपको पूरा सेलेक्ट करना है, यहां कंट्रोल शिफ्ट, दो बटन दबाए, कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो दबाओगे ना, ये देखो 4 एरो रहता है 4 एरो रहता है, तो यहाँ पे जाके कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये राइट एरो दबाओगे तो ये पूरा रो और सेलेक्ट हो जाएगा। वो अब तब तरीके हैं, लेकिन फिलहाल ये 3 शॉर्टकट बस आप याद रखें। रो का शिफ्ट प्लस स्पेस बार, कॉलम का कंट्रोल प्लस स्पेस बार, रो और कॉलम दोनों को करना है तो कंट्रोल प्लस ए, ये आपको करना है। ठीक, चलो ठीक है, वो ऐड मत दिखाओ। ठीक, कंप्यूटर की नियंत्रण इकाई के संबंध में कौन सा तथ्य असत्य है? कंप्यूटर के नियंत्रण इकाई में, कंट्रोल यूनिट में। चलो ठीक है, पढ़ते भैया क्या सही है क्या गलत। विच इज इनकरेक्ट बोल रहा है। इट रिसीव्स इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, इंटरप्रेट्स देम एंड डायरेक्ट द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर। यह मेमोरी से निर्देश प्राप्त करती है, उसे इंटरप्रेट करती है और कंप्यूटर के संचालन को निर्देशित करती है। ठीक है। इट प्रोसेसेस एंड स्टोर डेटा, पढ़ते अभी आगे देखते हैं। यह कंप्यूटर की सभी इकाई का प्रबंधन और समन्वय करती है। यह कंप्यूटर की अन्य इकाइयों के बीच डेटा और निर्देशों के हस्तांतरण और नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार होती है। जहां पे भी आप ये वर्ड देखें ना, कंट्रोल या कोऑर्डिनेट, कंट्रोल यूनिट, तो वो पूरा कंट्रोल और कोऑर्डिनेट का ही काम करेगा और उससे मिलते जुलते सारे शब्द आपको देखने को मिल जाएंगे। देखो जितने भी कंट्रोल और कोऑर्डिनेट वाले हैं, सारा कंट्रोलिंग वो कंट्रोल काम करेगा, कोऑर्डिनेट वाला कंट्रोल काम करेगा। यहाँ पर भी डायरेक्ट, इंटरप्रेट देम एंड डायरेक्ट द ऑपरेशन, डायरेक्शन देना, कंट्रोल करना, कोऑर्डिनेट करना, वो सारे शब्दावली कंट्रोल वाले के अंतर्गत ही आ जाते हैं। तो ये प्रोसेस और स्टोर डेटा ये इसका काम नहीं, ये सीपीयू का काम है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का काम है। चलो जानते हैं 5 टोटल प्रोसेस होता है, 5 टोटल स्टेप होता है किसी कंप्यूटर में। एक होता है इनपुट, दूसरा होता है प्रोसेस, तीसरा होता है आउटपुट, और चौथा होता है अगर उसका नीड है तो उसको स्टोर करके रखेंगे। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज, ये 4 स्टेप हैं। एक 5वां स्टेप और परफॉर्म होता है जिसको हम बोलते हैं कंट्रोल। तो ये 5 सेक्शन है कंप्यूटर के अंतर्गत काम करते हैं। ये सब के अंदर कोऑर्डिनेशन बैठाने का काम कौन करता है? कंट्रोल यूनिट करता है। कौन करता है? कंट्रोल यूनिट करता है। तो इतनी सी बात समझ आई, इतनी सी बात समझ आई। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। 8वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इसमें गलत कौन सा है वो बताना है ना। A रजिस्टर में कंटेन इंस्ट्रक्शन और स्टोरेज एड्रेसेस बट में नॉट कंटेन डेटा। रजिस्टर में इंस्ट्रक्शन या स्टोरेज एड्रेस हो सकता है लेकिन डेटा नहीं हो सकता। कैसी बातें करते हो? अभी देखो कुछ ही दिन पहले मेमोरी वाला टॉपिक पढ़ाया हूं मैं। मेमोरी वाले टॉपिक में दो भाग में हम मेमोरी को बांटे थे। एक प्राइमरी था और दूसरा सेकेंडरी। एक प्राइमरी मेमोरी और दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के 4 उदाहरण बताए थे मैंने, रैम, रोम, रजिस्टर और कैश। ये सब मेमोरी है, तो यहां पे तो डेटा प्रोसेस और स्टोर होगा ही। तो रजिस्टर में भी डेटा प्रोसेस होता है और स्टोर भी होता है, भले ही वो टेम्पररी बेसिस पे हो, भले ही वो क्या टेम्पररी बेसिस पे हो, जब तक प्रोसेस हो रहा है टेम्पररी बेसिस पे हो, लेकिन स्टोर होता जरूर है। तो पहला ही जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। रजिस्टर में इंस्ट्रक्शन या
स्टोरेज एड्रेस हो सकता है लेकिन डेटा नहीं हो सकता। गलत बात, डेटा हो सकता है, डेटा स्टोर रखे जा सकते हैं ना, डेटा प्रोसेसिंग का काम आता है, तो भले ही वो टेम्पररी बेसिस पे हो लेकिन होगा। तो यही ऑप्शन गलत है और हमको गलत वाले को ही चुनना है, बाकी सारे सही हैं। कैश मेमोरी बहुत तेजी से कार्य करता है लेकिन इसका क्षमता कम होती है। क्षमता मतलब स्टोरेज क्षमता की बात करें, स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें। जी बिल्कुल, आप देखेंगे रैम हो गया, रजिस्टर हो गया, कैश हो गया, ये एकदम फास्टेस्ट वाले मेमोरी हैं, स्पीड काम करते हैं। इन चारों में अगर तुलना करें सबसे फास्टेस्ट कौन है, सबसे ज़्यादा तेज कौन काम करता है, रजिस्टर काम करता है। लेकिन यहाँ पे एक्स वेरी फास्ट बोला, फास्टेस्ट नहीं बोला, तो ये सही मानेंगे हम। कैश भी बहुत तेज काम करता है लेकिन इनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो बहुत कम होती है। द बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जिसको बायोस बोलते हैं, सबसे पहले कंप्यूटर जब बूट करते हैं, ऑन करते हैं, तो पहला चीज जो एक्टिवेट होता है उसको बोलते हैं बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और एक वो टेस्ट कंडक्ट कराता है जिस टेस्ट को हम लोग बोलते हैं पोस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसिक इनपुट सिस्टम इज स्टोर्ड इन द मेमोरी चिप ऑफ रोम। तो ये जो बायोस है वो कहाँ स्टोर होता है, रोम में स्टोर होता है। इसको याद रख लेना, सवाल पूछा गया है बायोस किस में स्टोर होता है, रोम में होता है। कैसे याद रखो कि कंफ्यूजन वाला कोई सवाल पैदा नहीं होता, जहां जहां कंफ्यूजन है वहां थोड़ा सा ट्रिक से रिलेट कर लिया करो। जैसे मैंने अभी कॉलम वाला बोला, कॉलम को कंट्रोल प्लस स्पेस बार से होता ही है, स्पेस बार यूज होता ही है। वो स्पेस बार ही थोड़ा सेल टाइप का बटन दिखता है बड़ा सा, तो उसको ऐसे याद कर सकते हो। और सी में सी यूज होता है, यानी कि कंट्रोल प्लस स्पेस बार। बायोस में ओ आ रहा है ना, तो रोम में भी ओ आता है। हालांकि बायोस आप प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होता है और प्राइमरी मेमोरी में रैम रोम, ये कंफ्यूजन हो सकता है आपको। तो याद रखना बायोस जो है वो रोम में स्टोर होता है। बोले सर रोम में क्यों स्टोर होता है? रोम में इसलिए स्टोर होता है क्योंकि रोम जो है वो परमानेंट मेमोरी है। बोले सर सारे प्राइमरी मेमोरी तो टेम्पररी होते हैं। हाँ, एक और अपवाद भी बताया था कि जो रोम है वो प्राइमरी मेमोरी तो है लेकिन वो परमानेंट मेमोरी है, टेम्पररी नहीं है, इसलिए रोम में स्टोर किया जाता है बायोस को। तो बायोस ओ से ना रोम में स्टोर होता है। इंटरनल मेमोरी हैज लो स्टोरेज कैपेसिटी एंड इज वेरिएबल। जी बिल्कुल सही बात है। इंटरनल मेमोरी तो प्राइमरी मेमोरी की बात कर रहे हैं, इसकी स्टोरेज क्षमता कम होती है और ये परिवर्तनशील होता है। वोलाटाइल कहने का तात्पर्य यानी कि चेंजेबल है, वोलाटाइल है, जो इलेक्ट्रिक सिग्नल नहीं मिलने पर, इलेक्ट्रिक करंट नहीं मिलने पर डेटा डिलीट हो जाता है। इतना क्लियर है? नौवां क्वेश्चन पर आगे बढ़े। एमएस एक्सेल में विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन इन एमएस एक्सेल। कौन सा एक फंक्शन है बता दो। एड, रेंज, फॉर्मूला, सम, ये मुझे बता दो। कोई एक्सेल यूज किया होगा? एड को मत डालो बोला जी, क्या सुनते हैं? बंद कर दो उसके, रिकॉर्डिंग नहीं भैया, ऐड बंद करो बोलता हूँ, रिकॉर्डिंग बंद करो। बताओ 90 क्वेश्चन का आंसर। सम सम सम, बहुत बढ़िया। ये सवाल फंसाता है, ये व्यापम के भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि अगर हमको ऐड करना है, किसी भी दो ऑब्जेक्ट को ऐड करना है, किसी दो नंबर को ऐड करना है एमएस एक्सेल में, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, कौन सा सेक्शन, कौन सा फंक्शन यूज होगा। तो ऐड देखते ही ये टिक मत मार देना, ये गलत ऑप्शन है। ऐड करना होता है तो सम यूज करते हैं। ये ऐड और रेंज जैसे कोई भी फंक्शन नहीं होते। फॉर्मूला एक टैब है जो एक्सेल में रहता है, फॉर्मूला बार, ठीक है, फॉर्मूला एक टैब है, ठीक। तो सम यूज होता है, सम एक फंक्शन है जो कि ऐड के लिए किया जाता है, एडिशन के लिए किया जाता है, ठीक, किसी चीज को जोड़ना है उसके लिए किया जाता है। सवाल समझ आया? चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं 10वें नंबर के क्वेश्चन में। एक बिट सूचना के संचयन के लिए प्रयुक्त किसी अनुक्रमिक इलेक्ट्रॉनिक परिपथ को निम्नलिखित में से किस रूप में निर्दिष्ट किया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स अ सीक्वेंशियल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट इज यूज्ड टू स्टोर 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। ये फ्लिप फ्लॉप, इसको डायरेक्ट याद कर लेना, क्योंकि कई चीज को देखो, कई चीज को समझाना मतलब उस टॉपिक के अंदर घुस घुस के बताना होता है जिसका हो सकता है नीड ना हो। तो अगर किसी चीज को मैं स्किप करा रहा हूं तो उसको ये समझ लेना कि उसमें उतना ही तवज्जो देना है उसको। बस याद कर लेना कि एक बिट ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए फ्लिप फ्लॉप, ये याद रख लेना, फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। उसके और वैरायटी है, डी फ्लिप फ्लॉप, एस फ्लिप फ्लॉप, दुनिया भर के फ्लिप फ्लॉप हैं, ठीक है। टी फ्लिप फ्लॉप, एसआर फ्लिप फ्लॉप, वो सब इग्नोर मारना, बस वो डायरेक्ट याद कर लेना उसको। एमएस वर्ड 2007 में टेक्स्ट हाईलाइट कलर रिबन में उपलब्ध रंगों की कुल संख्या कितनी है? मैं बोला जो भी आप एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल हो गया और पावर पॉइंट हो गया, इसको प्रैक्टिकल करके देखना है आपको।
प्रैक्टिकल करके देखना है। ये जैसे आप इसको ओपन करेंगे ना, यहाँ पर ये टाइटल बार, मेन्यू बार, टूल बार, सारे बार दिख जाएंगे। जो भी शॉर्टकट की हैं वो भी आपको, जहाँ कर्सर ले जाओगे तो हर एक चीज़ डिटेल में वहाँ पे बताता है। कर्सर ले जाओगे तो वहाँ पे बता देगा ये आपका मतलब लेफ्ट अलाइनमेंट है, राइट अलाइनमेंट है, उसके लिए शॉर्टकट क्यू भी आप यूज़ कर सकते हो, सारा चीज़ बताएगा। तो इसके लिए प्रैक्टिकल करके देखना है आपको, ठीक है। बोले सर हमारे पास तो MS वर्ड 2007 नहीं है। अरे जो लेटेस्ट वर्जन उसको देख लो, बहुत कम चेंजेस हैं। फिलहाल द टोटल नंबर ऑफ कलर अवेलेबल इन टेक्स्ट हाईलाइट कलर। ये टेक्स्ट हाईलाइट कलर क्या होता है MS, मतलब जैसे देखना, मैं थंबनेल यूज़ करता हूँ, दो ऑप्शन हो सकते हैं। या तो किसी यूट्यूब शॉर्ट में थंबनेल लिख रहा हूँ, जैसे 50 डेज चैलेंज, ये मैं लिखा, ये मेरा एक बैकग्राउंड है, ठीक है, बैकग्राउंड है, ये मेरा टेक्स्ट है 50 डेज चैलेंज। जस्ट इसके पीछे ये हाईलाइटिंग कलर होगा, इसको क्या बोलता हूँ, टेक्स्ट हाईलाइट कलर। तो उसका ये टेक्स्ट को हाईलाइट करने वाला, टेक्स्ट को हाईलाइट करने वाला, देखो ये व्हाइट में मैं रेड लिख रहा हूँ तो ये रेड हाईलाइट हो रहा है ना, तो बस टेक्स्ट के पीछे जो है वो क्या बोलते हैं, टेक्स्ट हाईलाइट कलर। तो उसमें टोटल 15 कलर होते हैं, 3x5 करके, 3 अलग अलग सेक्शन होते हैं, ऐसे ऐसे 5 कलर रहेंगे, 3x5 15 कलर रहते हैं। क्लियर क्या? जो इसको यूट्यूब पे देख रहा होगा वो इसको लाइक कर सकते हैं, ठीक है। जो यूट्यूब में देख रहा होगा सेशन को लाइक कर दें, और कैसा लगा ये भी आप बताएं। और कोर्स में हम कोशिश करेंगे कि जितना, जैसे अगर लास्ट टाइम में और अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर पाऊँ तो उसको भी कर दूंगा, ठीक है। यूट्यूब पे तो जो कोर्स में है वो यूट्यूब पे जो डल रहा है उसको तो देखना ही देखना है, और जो यूट्यूब पे उसको मैं कोर्स में डालूँ उसका कोई औचित्य नहीं बनता, मतलब कोई नीड नहीं है। जो यूट्यूब पे है वो इस कोर्स में नहीं डालो तभी चलेगा। लेकिन उसके अलावा अगर मैं आगे चल के एग्जाम के टाइम में कोर्स में MCQ डालता हूँ तो उसको आपको देखना जरूर है, ठीक है। इन एक्सेल टू राउंड अ नंबर टू द नियरेस्ट इंटीजर ऑफ द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ सिग्निफिकेंस विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज्ड। ये इस सवाल का जवाब कोई बता देगा तो मैं समझ जाऊंगा कि वो PGDCA किया है, बनवाया नहीं है CV रमन से। इसका सवाल का जवाब बता दे, ये थोड़ा एक्सप्लेन करते हुए। ये यूज है क्या, पढ़े होंगे तो अलग बात है, इसका प्रैक्टिकल यूज किए होंगे। तो एक्सेल में किसी संख्या को निकटतम पूर्णांक या महत्व के निकटतम गुणज तक राउंड करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? कोई एक्सप्लेनेशन दे पाए तो। एनीवन? एवरेज गलत, सरीन जी गलत, 12वां क्वेश्चन है क्या? 12वां है ये, ठीक। एवरेज एवरेज एवरेज, हिमांशु जी D, कोमल यादव C। चलो मतलब 90% आबादी क्या है, CV रमन वाली है, ठीक है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि जो पढ़ा रहे आपको वो भी CV रमन वाले हैं। खैर जोक सपाट। देखो एक फंक्शन होता है सीलिंग फंक्शन, क्या, सीलिंग फंक्शन। अब ये सीलिंग फंक्शन बताता हूँ क्या होता है, समझ जाओगे। 2-3 एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ, इतना प्रैक्टिकल इसलिए बता रहा हूँ आपके दिमाग में घुस जाए वैसे सवाल पूछे तो। अब मैं सवाल को एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहा हूँ, फिर एक एक शब्द पे जाएंगे तो शायद पल्ले पड़ जाए। ये हो गया भैया सीलिंग, ये क्या लिख दिया मैं, सीलिंग लिख दिया। और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया, ये 4.2,1, ये इनपुट दिया, ये सारा क्या है, इनपुट है। मैं ऐसा इनपुट दिया और जो मेरे को रिजल्ट मिलेगा उसको मैं आउटपुट बोल रहा हूँ। ये मेरे को मिल जाएगा 5, रिजल्ट मिल जाएगा 5, ठीक है। उसके बाद अभी बताता हूँ कैसे क्या आंसर आ रहा है। उसके बाद सेम सीलिंग, और ये मैं लिखा 12, कॉमा कर रहा हूँ मैं 5, ये आंसर मिलेगा मेरे को मिलेगा 15। ये मिल लिया सीलिंग, ये लिखा 13, और 13,5 किया, ये भी मेरे को मिलेगा आंसर 15। बोले सर ये क्या कर रहे हो? दरअसल ये ना राउंड फिगर करने का काम आता है। क्या कहता है, राउंड फिगर। लेकिन राउंड फिगर ऐसा, राउंड फिगर किस टाइप का राउंड फिगर करता है, ऐसा नहीं कि 62.3 है तो उसको 63 कर दिया, 4.2 है तो उसको 5 कर दिया। दरअसल 4.2 को 1 के मल्टीपल में राउंड करना, समझना बात को। 4.2 को 1 के मल्टीपल में, जैसे 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, तो 4.2 को राउंड फिगर में करके कितना लाके आ गया, 5। 12 को राउंड फिगर में करना है और उसका मल्टीपल क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। 5 वही दर्शा रहा है, तो भैया 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा। 12 के बाद क्या आएगा, 15 आएगा। तो इसका आंसर वैसे 13,5 किया है, ये 15, मतलब ये आपका नंबर है और उसको इस राउंड फिगर में करना है। इतना समझ आया क्या? अब वही लिखा हुआ है, किसी संख्या को निकटतम पूर्णांक, निकटतम पूर्णांक या महत्व के निकटतम गुणज, गुणज मतलब मल्टीप्लीकेशन, ठीक,
तक राउंड करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? सीलिंग फंक्शन का। समझ आया कि इतना? नो आइडिया। मैं भी सीवी रमन वाली हूँ विथ हाई मार्क्स। ओके, मैं दुर्ग यूनिवर्सिटी से की हूँ, फिर भी गलत हो गया। चलो कोई बात। अब इसका देखो प्रैक्टिकल यूज कैसे होता है उसको बता देता हूँ। कभी कभार क्या होता है, प्रैक्टिकल यूज बता देते हैं, समझ आता। जैसे समझना, एक उदाहरण देता हूँ, पल्ले पड़ जाएगा आपको। एक बेंच में 5 स्टूडेंट बैठ पाते हैं, ठीक है? क्या बोल रहा हूँ मैं, समझ लो क्लास चला रहा हूँ, स्कूल स्कूल है। एक बेंच में 5 बच्चों, छोटे छोटे बच्चों को सब टिका दिए। तो एक बेंच में कितने स्टूडेंट बैठ पा रहे? 5 स्टूडेंट बैठ पा रहे। मेरे पास मतलब मल्टीपल वाला क्या चीज है? 5। एक बेंच में 5 स्टूडेंट बैठ पा रहे। मेरे पास टोटल स्टूडेंट है 22। बताओ बेंच कितना लगेगा? बेंच कितना लगेगा? बेंच कितना लगेगा? तो समझना, 4 बेंच तक तो 20 स्टूडेंट हो जाएंगे, 4 बेंच तक 20 स्टूडेंट हो जाएंगे, लेकिन मेरे को 5वां बेंच लाना पड़ेगा। क्या? भले उसमें 25 स्टूडेंट बैठ पाए या एक्स्ट्रा 2 के लिए ही जगह चाहिए, लेकिन फिर भी भैया मेरे को 5वां बेंच तो लाना पड़ेगा ना। बोले नहीं नहीं, बेंच को भी आधा आरिस काट के दो। बोले ऐसा चलेगा कि नहीं? तो अगर मैं इसको पूरा एक्सेल फंक्शन में डालूं तो दरअसल ये ऐसा है, सीलिंग हो गया आपका क्या? 22, और ये 5 का मल्टीपल, और ये राउंड फिगर आपका 25। ये आउटपुट क्या है? 25 है। मतलब 25 स्टूडेंट के लायक है ना, भले वो 22 ही क्यों ना हो, 25 स्टूडेंट के लायक अपने को 5 मल्टीपल में चाहिए बेंच। क्लियर? 5 बेंच ही रहेंगे। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल देने की कोशिश किया। सॉरी, एग्जाम टाइम के एग्जाम टेबल के ऊपर बैठ जाते थे पैसा मांगने के लिए। अच्छा भाई, हमारे साथ तो नहीं हुआ, कभी गए नहीं तो। न्यू कमेंट का विकल्प, न्यू कमेंट ऑप्शन इज फाउंड अंडर रिव्यू सेक्शन, रिव्यू मेनू इनसाइड MS ऑफिस 2007। ये थोड़ा पढ़ना पड़ेगा आपको, प्रैक्टिकल जाके करना पड़ेगा, तब याद होगा। एक्सेल में कौन सा फंक्शन एक सूत्र के अंदर मध्यवर्ती गणनाओं, मूल्यों या परिभाषित नामों को संग्रहित करने की अनुमति देता है? ये सब क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं डिटेल में, अरे मत फंसे, लेकिन एक आध दो एक्स्ट्रा पूछा, क्योंकि हॉस्टल वार्डन के में पूछा था। तो जितना कोई खाटी क्वेश्चन सीरीज करके गया होगा ना ईमानदारी से, तो अच्छा खासा स्कोर किया होगा। हॉस्टल वार्डन पे तो भाई अच्छे खासे स्टूडेंट थे, जुड़े थे। जो योगेंद्र साहू क्लासेस की नींव रखी गई और जो मजबूती मिली वो हॉस्टल वार्डन की वजह से, क्योंकि उसमें कई सारे स्टूडेंट जुड़े हुए थे। तो खाटी क्वेश्चन सीरीज सब ने देखा और सब ने अच्छा स्कोर किया था कंप्यूटर में। तो उतना डिटेल इसलिए जा रहे हैं, हो सकता है एकदम बेसिक नॉर्मल क्वेश्चन ही पूछे वहीं पे खत्म कर दे, लेकिन 2-4 क्वेश्चन एडवांस पूछ दिया तो हर किसी से नहीं बनेगा, जो पढ़ा है उससे बनेगा, इसलिए हमको ये करने की जरूरत पड़ रही है। क्या बोल रहा है? एक्सेल में कौन सा फंक्शन एक सूत्र के अंदर मध्यवर्ती गणनाओं, मूल्यों या परिभाषित नामों को संग्रहित करने की अनुमति देता है? इन एक्सेल विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन अलाउज स्टोरिंग इंटरमीडिएट कैलकुलेशन वैल्यूज और डिफाइनिंग नेम्स इनसाइड अ फॉर्मूला? कोई बताएगा? वही है संध्या मैडम, वही है, क्योंकि वो अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे इसलिए रिपीटेड है। 14 का सी वर्ग, ठीक है। एलईटी फंक्शन जैसे देखो, एलईटी फंक्शन क्या है, हम मैथ सॉल्व करते तो मानते ना, माना राम की आयु x है, माना कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के बाद इतना पैसा हो जाएगा, वो x है। तो जो x मानते हैं दरअसल यही है। एलईटी फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, एलईटी फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसमें हम कोई भी मान को, कोई मान मतलब वैल्यू हो गया, कोई अंग्रेजी वाला वैल्यू हो गया, कोई गणना हो गया, गणना मतलब ये कैलकुलेशन हो गया, या कोई फॉर्मूला, गणना मतलब कैलकुलेशन, ठीक, इसको हम कोई नाम दे सकते हैं, नाम दे सकते हैं। जैसे x बराबर मैं मान के चल रहा हूं 5 लिख दिया, तो हर बार मेरे को 5 यूज नहीं करना पड़ेगा। मैं अगर बोलूं x का स्क्वायर तो वो क्या कर देगा, 5 का स्क्वायर कर देगा, वो 25। बोले x का क्यूब तो ऑलरेडी 5 का क्यूब कर देगा, क्योंकि मैंने x का मान क्या सेव करके रखा है,
5 सेव करके रखा है, तो एडिटिव फंक्शन ही मेरे को इसकी इजाजत देता है। क्लियर? हाँ, टेस्ट सीरीज चालू हो गया, आप दिला सकते हो उसको। कौन सा एच रैम का एक प्रकार नहीं है एच रैम? देखो DDR1, DDR2, DDR4 ये सब ना डायनेमिक रैम के पार्ट है। एस रैम ये स्टैटिक रैम का पार्ट है, स्टैटिक रैम का पार्ट है। ठीक है, तो डबल डेटा रेट 1, डबल डेटा रेट 2, डबल डेटा रेट 3 ये सब डायनेमिक वाले हैं, बाकी ये सिंगल स्टैटिक वाला है। डेडिकेटेड हाई स्पीड नेटवर्क या सब नेटवर्क जो स्टोरेज डिवाइस के शेयर्ड पूल्स को मल्टीपल सर्वर से इंटरकनेक्ट तथा प्रेजेंट करता है, क्या कहलाता है? इसके बारे में किसी को आइडिया क्या? इसमें ना एक लाइन में SAN के बारे में याद रख लेना, आप स्टोरेज एरिया नेटवर्क के बारे में याद रख लेना क्या, कि एक हाई स्पीड और डेडिकेटेड नेटवर्क है। ठीक है, क्या है ये? हाई स्पीड और डेडिकेटेड नेटवर्क है, जिसका क्या काम है? कई सर्वर को स्टोरेज डिवाइस से जोड़ना, कई सर्वर को स्टोरेज डिवाइस से जोड़ना। क्या बोला? किसके बारे में बात कर रहा हूं? स्टोरेज एरिया नेटवर्क के बारे में। ये सैन क्या है? स्टोरेज एरिया नेटवर्क क्या है? ये एक डेडिकेटेड, क्या है? डेडिकेटेड और हाई स्पीड नेटवर्क है, हाई स्पीड नेटवर्क है, जो क्या काम करता है? जो कई सर्वर को स्टोरेज डिवाइस से जोड़ता है। ठीक है, उसका काम है कई सर्वर को स्टोरेज डिवाइस से जोड़ना। क्लियर? आगे बढ़े, 17वां क्वेश्चन पूछते हैं, अटैकर द्वारा उपयोग की जाने वाली कौन सी स्पैमिंग तकनीक शब्दों में अमान्य HTML टैग्स को शामिल करके स्पैम शब्दों को छुपाने की अनुमति देता है? जंक टैग, जंक टैग्स, डायरेक्ट याद करना, जंक टैग्स। इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेस और आउटपुट के बाद किसी भी कंप्यूटर सिस्टम द्वारा किए जाने वाले 5वां ऑपरेशन कौन सा है? मैंने बताया था सबको कोऑर्डिनेट करने का काम कौन करता है? कंट्रोल करता है, तो इसका आंसर क्या है? कंट्रोल है। ठीक है, 19वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फर्मवेयर, फर्मवेयर कहाँ स्टोर होता है? मैंने बायोस के बारे में बताया था, बायोस ओ से याद करना, रोम, बायोस जो है वो रोम में स्टोर होता है। फर्मवेयर, फर्मवेयर क्या होता है और कहाँ स्टोर होता है? बताएं इसका आंसर। फर्मवेयर कहाँ स्टोर होता है, क्या होता है? फर्मवेयर क्या होता है वो पहले बता दो। रोम में होता चीज, बहुत बढ़िया। फर्मवेयर क्या चीज है? चलो, फर्मवेयर मतलब समझना, फर्म जैसे सॉफ्टवेयर होता है ना, सॉफ्टवेयर फर्मवेयर सब एक ही है, मतलब एक ही तो नहीं बोलेंगे, फर्मवेयर भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो फर्मवेयर दरअसल क्या है? तो एक सिंगल लाइन में आप इसको लिख लेना, फर्मवेयर हार्डवेयर को चलाने वाला, हार्डवेयर को चलाने वाला एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है। फर्मवेयर क्या है? हार्डवेयर को चलाने वाला एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर को चलाने वाला एक छोटा सा सॉफ्टवेयर, क्या? फर्मवेयर। तो फर्मवेयर पर क्या हो गया? सॉफ्टवेयर, जो मतलब अगर और आसान भाषा में बताऊं तो ये हार्डवेयर को बताता है कि कैसे काम करना है, कैसे चलना है। ठीक है, हार्डवेयर को चलाने का काम करता है, समझ लो, हार्डवेयर को चलाने का काम करता है। और ये भी कहाँ स्टोर होता है? रोम चिप में। कहाँ स्टोर होता है? रोम चिप में। ठीक है, कहाँ होता है? रोम में होता है। और बोले सर रोम में क्यों, रैम में क्यों नहीं था? रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी है, परमानेंट मेमोरी है। कैसी मेमोरी है ये? परमानेंट मेमोरी है। तो जो रोम है वो परमानेंट मेमोरी इसलिए रोम में रखा जाता है ताकि डेटा गलती से डिलीट ना हो जाए। ठीक है, ताकि डेटा गलती से डिलीट ना हो जाए। इतनी सी बात समझ आई क्या? सॉफ्टवेयर का ग्रुप, आई थिंक, यस यू थिंक राइट, सॉफ्टवेयर। चलो आगे बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन, किस नेटवर्क टोपोलॉजी की विश्वसनीयता सबसे अधिक है? देखो अलग अलग टोपोलॉजी होते हैं, अलग अलग टोपोलॉजी के ना स्ट्रक्चर। बोले सर क्या टोपोलॉजी है? स्ट्रक्चर। टोपोलॉजी मतलब स्ट्रक्चर। बोले सर नेटवर्क क्या? नेटवर्क मतलब जाल,
है ना, जाल ही है, ठीक है, जिससे अलग अलग सिस्टम कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, वही नेटवर्क है। मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ, नेटवर्क। बोलते हैं ना, अरे किसी का पहुंच बहुत अच्छा है, नेटवर्क बहुत अच्छा है, सीएम तक नेटवर्क है, पीएम तक है, बोले दूसरी दुनिया से बोले, बस वैसे ही अलग अलग। उसमें मैं डायरेक्ट आंसर को फिलहाल बता रहा हूँ और आगे बढ़ूंगा। मैश टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी क्या होता है? दो अलग अलग कंप्यूटर है या कोई भी सिस्टम है, नोड है समझ लो, ए बी सी और डी। ए बी से भी जुड़ा है, डी से भी जुड़ा है, सी से भी जुड़ा है, ये सब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। इनकेस अगर सी से कनेक्शन स्थापित ना भी हो पाए तो कहीं आपस में ए डी बी में कनेक्शन नहीं रुकेगा, किसी भी प्रकार का जो इन्फॉर्मेशन शेयर हो रहा है वो नहीं रुकेगा। ये आपस में भी डेटा इन्फॉर्मेशन या डेटा इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं मैश टोपोलॉजी। तो पूरा मैश हो जाए, सब एक दूसरे से मिल जाए, क्लियर। लेकिन अगर ऐसा होता रिंग टोपोलॉजी टाइप का, ये ए, ये बी, ये सी डी ई, बोले ए से डेटा बी तक पहुंच रहा है, बी से सी, सी से डी, अगर ये सी का कम्युनिकेशन फेल हो जाए तो कोई भी डेटा एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। ठीक, ये मैश टोपोलॉजी है। इसलिए सबसे ज्यादा रिलायबिलिटी किसकी रहती है, हाईएस्ट रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता किसकी रहती है, मैश टोपोलॉजी की रहती है। 20 क्वेश्चन थे, मैंने सोचा थ्योरी के बाद थोड़ा सा कुछ बीच में एमसीक्यू करा दूं। ये 20 क्वेश्चन केवल 20 क्वेश्चन ना हो के 100 पॉइंट लगभग बन जाते हैं, क्योंकि इसके साथ साथ मैं और भी बहुत सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करते चलता हूं। तो जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, ये सेशन कैसा लगा जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में भी बताएं और लाइक करें। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो, लाइव चलने दो।